जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बचे हुए क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। कौन सी वैद्युत बल रेखा सही तरह से दर्शाई गई है। और ये एक हमें दिया है कंडक्टर। देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। पहली बात तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तविकता में नहीं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखो काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, जो कि वास्तविकता में नहीं होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए करते हैं। इनका प्रयोग हम वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए करते हैं। अब देखो अगर कोई भी कंडक्टर होगा, कोई भी अगर कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जीरो। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वैद्युत बल रेखाएं भी कितनी होंगी, नहीं होंगी। उसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं भी नहीं होंगी। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कंडक्टर के अंदर तो वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। तो देखो पहली वैद्युत बल रेखा कंडक्टर के अंदर दर्शाई गई है तो ये गलत हो गया, दूसरी भी दर्शाई गई है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो तीसरी या चौथी, थर्ड एंड फोर्थ इसके अंदर नहीं है। लेकिन देखो है क्या, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो वैद्युत बल रेखा होती है वो किसी भी कंडक्टर में जब जाती है, किसी भी कंडक्टर में प्रवेश जब करती है तो 90 डिग्री पे करती है, और जब बाहर निकलेगी तो 90 डिग्री पे ही निकलेगी। ठीक है, कोई भी वैद्युत बल रेखा किसी कंडक्टर के अंदर जाएगी तो 90 डिग्री एंगल बना के जाएगी उसकी सतह के साथ, और आएगी बाहर तब भी 90 डिग्री एंगल बनाकर ही आएगी। ठीक है, तो ये जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, और इसका जो एंगल है वो दूसरा हो गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में कौन सही है। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हैं और दो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और दो बिंदु हमारे पास हैं ए एंड बी। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल होगा बी के, ए पर ज़्यादा होगा बी से, ए पर कम होगा बी से, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रिप्रेजेंटेड हैं, इसमें क्या है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को दर्शा रही है। ये देखो कैसी फील्ड है, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे पता चला, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होगा, प्रॉपर्टी एक पता होगी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो जो फील्ड होती है वो होती है इक्वल। वो जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म फील्ड होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैरेलल नहीं है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा होगा, तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पास पास होती हैं, क्लोज होती हैं एक दूसरे के। और जहाँ पे डेंसिटी कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है, वहाँ पे ये दूर दूर हो जाती हैं। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो देखो बिंदु ए पर देखा जाए तो ए पर अगर इतना बड़ा गोला खींचो तो कितनी लाइन आ रही हैं, इसमें 3 लाइन आ जा रही हैं। और बिंदु बी पर इतना बड़ा गोला खींच दो तो इसमें 1 लाइन आ रही है। तो बताओ इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, बिंदु ए पर या बिंदु बी पर। तो बिंदु ए पर डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास पास हैं, तो बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ई ए इज ग्रेटर देन होगा ई बी से, ई ए इज ग्रेटर देन होगा ई बी से। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें भाई बताना है कि कौन सा सही है, विच इज करेक्ट, कौन सा सही है। अब देखो ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। ए और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, किस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास है कि दोनों पोटेंशियल इक्वल होंगे, ऑप्शन बी में
ए इज ग्रेटर देन बी, ऑप्शन सी बी इज ग्रेटर देन ए एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो देखो अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो E इक्वस टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन ये जरूर याद रखना, ये रिलेशन होता है E इक्वस टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब ये निगेटिव क्यों आ रहा है? ये जो निगेटिव है वो ये बताता है पोटेंशियल डिक्रीजेस। इस निगेटिव का मतलब है, इसे जरूर याद रखना, पोटेंशियल डिक्रीजेस in direction of electric field, in direction of electric field। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएं तो विभव क्या होगा? घटेगा। और ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का वैद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारे पास इस तरह का वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत जो बल रेखाएं हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव का पोटेंशियल क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। क्लियर? देखो वैद्युत बल रेखा की दिशा में जाने पर या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है? घटता है, कम होता है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि बिंदु ए और बिंदु बी, ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब ए पे हायर पोटेंशियल होगा और बी पे लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, ए से अगर बी जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा हमारा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। तो ए से बी जाने पर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल हायर किस पे होगा? बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, वी ए इज ग्रेटर देन बी वी। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर इस यूनिफॉर्म फील्ड में देखा जाए, अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया होता तुमको और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल घटेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तब। क्लियर है? तो ये क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से रिवर्स करके वीडियो को देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट, देन पोटेंशियल एट सेंटर इज। ठीक है, चालक गोले की सतह पर विभव 100 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर विभव कितना होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन हमको दिया है 0, 50, 100 एंड 200। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 तरह के स्फीयर्स होते हैं जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने बताई थी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर कितने तरह का हो सकता है? 2 हो सकता है, एक तो सॉलिड और एक हॉलो, और नॉन कंडक्टिंग में हॉलो। ठीक है, इन तीनों की बात की जाए तो अगर इनको अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो आता है वो इसकी सरफेस पे आता है। इन तीनों में जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो बस इसकी सतह पर रहेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे आ जाएगा रिपल्सन के कारण, तो इसके अंदर तो चार्ज रुकेगा नहीं, और इसके अंदर तो मास ही नहीं है। इन दोनों के अंदर तो अंदर कुछ मास है ही नहीं, तो अंदर कोई चार्ज रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। अंदर खाली है, ये दोनों खोखले हैं, तो चार्ज रहेगा सरफेस पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी रहेगी? 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? 0। और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? 0। ठीक है, अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, E इक्वल टू कितना होता है? माइनस डी वी बाई डी आर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इक्वल टू डी वी हो जाएगा, और डी वी इक्वल टू 0 है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। अगर हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या आता है? कॉन्स्टेंट आएगा। तो अगर इसकी सरफेस पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है,
100 वोल्ट अगर इसकी सरफेस पर पोटेंशियल है तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होगा, केंद्र ही नहीं, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी बिंदु हो, अंदर पोटेंशियल कितना होगा 100 वोल्ट। और इसकी सरफेस पे भी पोटेंशियल कितना 100 वोल्ट है, तो इसके अंदर भी कितना होगा 100 वोल्ट। और इसकी सरफेस पे भी अगर 100 वोल्ट है तो इसके अंदर भी किसी भी बिंदु की बात की जाए तो 100 वोल्ट ही होगा। क्लियर। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, चालक गोला दिया है। तो चालक गोला चाहे वो ठोस हो चाहे खोखला हो, चालक गोला कैसा भी हो, चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, उसकी जो सतह का जो पोटेंशियल होता है, सरफेस का जो विभव होता है, जो सतह का जो विभव होता है वो अंदर के विभव के बराबर रहता है। ठीक है, तो अंदर किसी भी बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा सरफेस के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसकी सरफेस पर पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसलिए उसके केंद्र पर भी पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होगा। क्लियर बात है कि नहीं। अब देखो अगर हमको दिया होता नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, अगर हमको कुचालक ठोस गोला दिया होता, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की अगर बात की जाए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात की जाए तो ये जो चार्ज दिया जाता है इसे, इसमें अंदर भी चार्ज रह सकता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसमें अंदर भी चार्ज रह सकता है। और अंदर चार्ज रहने के कारण, अंदर चार्ज रहने के कारण क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता है। और इसके अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो आर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम दूर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन में देख लेना कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर तो नहीं दिया है कि, अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दिया है तो सतह का पोटेंशियल उसके अंदर के पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा, वरना तीनों केसेस में, कंडक्टिंग सॉलिड में, कंडक्टिंग हॉलो में और नॉन कंडक्टिंग हॉलो में ये बराबर होता है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके ग्राफ को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इन तीनों के ग्राफ को देखता हूं मैं, कंडक्टिंग में सॉलिड या हॉलो, कंडक्टिंग में सॉलिड और हॉलो, और नॉन कंडक्टिंग में कौन सा, नॉन कंडक्टिंग में हॉलो। चालक में ठोस और खोखला दोनों, और कुचालक में खोखला। इसमें देखो अगर हम यहाँ पे इस तरह का बनाएं, इस तरह का स्फीयर मैं बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये तो सरफेस है इसकी, तो सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस तरह से, और फिर पोटेंशियल इस तरह से घटेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, इसके अंदर, इस गोले के अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इसके बाद पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसका भी मैंने बता दिया है कि किस तरह से पोटेंशियल इसके अंदर रहेगा। तो इसके केंद्र का पोटेंशियल और इसके अंदर किसी भी बिंदु का जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। इसकी सतह का जो विभव होगा वो अंदर किसी भी बिंदु पर विभव के समान होगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव सतह पर आवेश को गति कराने में कितना कार्य होता है। ठीक है, समविभव सतह क्या होती है वो हम अभी बताएंगे। हमें 4 ऑप्शन दिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड नन ऑफ दीज। अब देखो समविभव सतह क्या होती है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव सतह, तो समविभव सतह एक ऐसी सतह होती है जिसमें जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो एक लाइन, एक ऐसी सरफेस जो हम बनाएंगे ये होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव सतह। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उनके परपेंडिकुलर होती है ये। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितना एंगल बनता है, तो 90 डिग्री हमेशा बनता है।
ठीक है, 90 डिग्री हमेशा बनता है। अब देखो समविभव सतह पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है समान। पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता ये, ठीक है। विभव समान होता है, विभव समान रहता है, विभव समान रहता है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से लंबवत होती है ये कोई भी सरफेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, विभव समान रहता है। जब विभव समान रहेगा तो वर्क डन कितना होता है, अगर हम किसी भी चार्ज को मूव कराएंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क होगा वो कितना होगा, वो होगा Q इंटू डेल्टा बी, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कराने पर जो वर्क होता है, किसी भी आवेश पर जो कार्य होता है वो कितना होता है, Q इंटू डेल्टा बी होता है, Q इंटू डेल्टा बी। तो इतना वर्क होगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी तो यहाँ पे 0 है। क्यों, क्योंकि इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करा रहे हैं, इसे कहाँ मूव करा रहे हैं, इस आवेश को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करा रहे हैं, मतलब समविभव सतह पर हम गति करा रहे हैं। समविभव सतह पर गति कराने में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज तो होगा नहीं। तो डेल्टा वी अगर 0 है तो Q इंटू 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0। तो समविभव सतह पर क्योंकि पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसलिए डेल्टा बी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा बी कितना हो जाता है, 0, इसलिए वर्क डन भी कितना हो जाता है, 0 होता है। इसका मतलब अगर हम समविभव सतह पर किसी भी आवेश को गति कराएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी किसी भी आवेश को समविभव सतह पर गति करा रहे हैं, किसी आवेश को समविभव सतह पर गति कराने में उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है, एनर्जी नहीं चेंज हो सकती है, ठीक है, एनर्जी चेंज उसकी नहीं हो सकती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उस पर वर्क डन कितना है, 0 है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बना तुम्हारा कि एंगल कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, वो होता है 90 डिग्री। और अगर हम इस पर गति कराएं किसी भी आवेश को, तो गति कराने में कार्य कितना होता है, 0, और कार्य 0 है, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, वो भी रहेगी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, क्या चार्ज का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये बताओ तुम, चार्ज का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एक मिनट को बताओ कि अगर हम किसी भी आवेश को समविभव सतह पर गति करा रहे हैं तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वर्क डन होगा नहीं, ठीक है, वर्क 0 होगा, क्या उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बताओ जल्दी सोचो एक मिनट, मोमेंटम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि समविभव सतह हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। देखो अगर हमारा ये चार्ज Q है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो बाहर की तरफ होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो बाहर की तरफ होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये होगी हमारी इक्विपोटेंशियल, ये होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव सतह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री बनना चाहिए, देखो 90 बन रहा है। अगर ये आउटवर्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है, सर्कुलर है। अब इस पे अगर किसी भी आवेश को गति करा रहे हो, जैसे Q1 आवेश है, इस पे गति करा रहे हो तो वर्क कितना होगा, 0 होगा, वर्क 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। कि अगर स्ट्रेट लाइन होती है, अगर ये सरल रेखा होती, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सीधी होती, तो मोमेंटम कांस्टेंट होता। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि P इक्वल टू कितना होता है, mv, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना P इक्वल टू कितना होता है, mv। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है। तो मोमेंटम कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन हुई, सरल रेखा हुई तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और अगर इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर
किसी भी चार्ज को मूव कराएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन हमेशा 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी उसकी हमेशा कांस्टेंट होगी। इतनी बात को ध्यान रखना। और काइनेटिक एनर्जी की कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं ये एक अदिश राशि है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड टू पोटेंशियल v फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। m द्रव्यमान और q आवेश के कण को b विभव तक ब्रह्मावस्था से त्वरित किया जाता है तो अंतिम वेग बताना है कि कितना होगा। अब देखो शुरुआत में तो ये चार्ज जो q है ये किस पे है, रेस्ट पे है, विरामावस्था में है, और इसे एक्सीलरेट किया गया कहाँ तक, बी पोटेंशियल तक। बी पोटेंशियल तक इसे एक्सीलरेट किया गया तो इस पे वर्क होगा, इस पे कितना वर्क हो जाएगा, इस पे जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू वी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल यहाँ पे रेस्ट से बी पोटेंशियल तक इसे त्वरित किया गया है तो कितना वर्क होगा, Q इंटू डेल्टा वी वर्क होता है तो Q इंटू वी क्या हो जाएगा, इस पे वर्क हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर रेस्ट से यहाँ से ब्रह्मावस्था से जहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ये फाइनल वेलोसिटी v एक्वायर कर लेता है, अंतिम वेग इसका कितना हो जाता है v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितनी थी 0 और बाद में कितनी बढ़ गई है v हो गई है। ठीक है, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv²। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसमें क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क कितना हुआ है Q इंटू वी वर्क हुआ है, Q इंटू वी वर्क हुआ है, और ये किसके इक्वल हो गया है, ये हाफ mv² के इक्वल हो गया है। क्लियर है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, कितना परिवर्तन हुआ गतिज ऊर्जा में, हाफ mv²। तो यहाँ से हम v² की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। v² इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2qb/m, और v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू हो गई √2qb/m। तो ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी की वैल्यू। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऐसा ऑप्शन है सी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं डायरेक्टली। ध्यान रखना ये रेस्ट से विरामावस्था से इसे त्वरित किया गया है v तक, तो हाफ mv² इक्वल टू qb के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे q के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज e रख देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है पोटेंशियल ऑन C1 इज, C1 पर विभव है। अब देखो C1 ये दिया है 6 माइक्रोफेरेड, C2 दिया है 3 माइक्रोफेरेड, C3 दिया है 5 माइक्रोफेरेड और ये 20 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब हमें C1 पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। यहाँ पे ये B1 होगा इस पे, और इस पे कितना होगा B2 होगा मान लेते हैं, और इस पे कितना होगा, इस पे B3 होगा। और अगर इस पे C3 पे पोटेंशियल पूछा जाता तो हमें पता है कि B3 कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। B3 कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, समांतर में जो विभव होता है वो समान रहता है। लेकिन हमें B1 कैलकुलेट करना है, तो B1 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। अब देखो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्टली थोड़ा कर दे रहा हूँ इसको। C1 कितना हो जाएगा 6 है, और C2 कितना है 3 है। ये दोनों किस में है, ये दोनों हैं सीरीज में, ये दोनों हैं सीरीज में। अब सीरीज में कैपेसिटेंस कितना कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज में करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से। और ये जो C इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। कैलकुलेट करके देख लेने से 1/6 प्लस 1/3 ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। अब ये जो 2 माइक्रोफेरेड होगा टोटल, ये 5 की किस में है, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाने वाला है, C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 7 माइक्रोफेरेड। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों का कितना आ गया 2 और ये है 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो 7 माइक्रोफेरेड हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई है, तुल्य धारिता आ गई है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि हमें टोटल पोटेंशियल दिया है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू B, और ये हमारे पास हो जाएगा C इक्विवेलेंट कितना है 7 इंटू 20, ये आ जाएगा 140 माइक्रोकूलम। ठीक है, टोटल चार्ज कितना आ गया हमारे पास 140 माइक्रोकूलम। अब अगर हम ये पता कर लें
कि ये C3 पे चार्ज के C1 पे चार्ज कितना होगा। अगर हम ये पता कर लें कि C1 पे कितना चार्ज है तो हम B1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम C1 पे चार्ज कैलकुलेट कर लें कि चार्ज कितना होगा तो हम B1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो हमें V3 तो पता है, V3 कितना है हमारा, V3 कितना है हमारा, V3 है 20 वोल्ट। तो हम ये लगा सकते हैं ना, हम ये लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे Q3 इक्वल्स टू C3 एंड V3, क्लियर, Q3 इक्वल्स टू C3 एंड V3। तो Q3 पे चार्ज, इस पे कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा C3 कितना है, C3 है 5 माइक्रोफेराड, और ये कितना है, ये है 20, मतलब ये 100 माइक्रोकूलम। इस पे कितना चार्ज आएगा, तो इस पे जो Q3 आ गया है वो आ गया है 100 माइक्रोकूलम। तुम लोग देखते रहना, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, जान जाओगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। Q3 कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोकूलम। अब देखो टोटल चार्ज कितना है, 140 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से सेल ने कितना चार्ज भेजा होगा, 140 माइक्रोकूलम। सेल ने कितना चार्ज भेजा, 140। 140 में से यहाँ पे कितना चला गया, 140 में से यहाँ पे कितना आ गया, 100। तो यहाँ पे कितना चार्ज बचा, यहाँ पे जो चार्ज बचा वो बचा 40 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे भी कितना बचा, 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि C1 पे चार्ज कितना होगा, तो C1 पे चार्ज होगा 40 और C2 पे भी चार्ज होगा 40। क्यों, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। मतलब इन दोनों पे मिला के इस पे पोटेंशियल कितना है 20, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 20, और 20 ही डिवाइड हो गया होगा इनमें। तो देखो हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे चार्ज Q1 कितना आ गया हमारा, 40 माइक्रोकूलम आ गया है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, Q1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू B1, Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू B1। और हमें क्या चाहिए, हमें B1 चाहिए, तो B1 कितना हो जाएगा, Q1 बाई C1। अब देखते रहना कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 40 माइक्रोकूलम है, और C1 कितना है, 6 माइक्रोफेरेड है। तो माइक्रो से माइक्रो कट गया और ये आ गया 20/3 वोल्ट, 20/3 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो देखो हमसे अगर इस पे पोटेंशियल पूछा जाता तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते, लेकिन पोटेंशियल इसके अक्रॉस दोनों में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, तो हमें इतना कुछ करना पड़ा उसके लिए। और अगर चार्ज पूछा जाता कि इस पे कितना चार्ज आएगा, तो इस पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं 100 माइक्रोकूलम, इस पे 40 माइक्रोकूलम, इस पे 40 माइक्रोकूलम, और इस पे पोटेंशियल पूछा जाता है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे अब, ठीक है, कि इस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब अगर हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे अगर एनर्जी स्टोर पूछी जाएगी कि कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, एनर्जी में यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ बस, हाफ C1 B1 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास C1 भी है और B1 भी है, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट कांस्टेंट पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे इस टर्म को ध्यान रखना, कांस्टेंट पोटेंशियल है, नियत दिया है, विभव नियत है, विभव समान है। देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिकम्स, ठीक है, इसमें जो संचित ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। एक परावैद्युत K को संधारित्र में नियत विभव पर रखा गया है, तो संचित ऊर्जा हो जाएगी, हमारे पास 4 ऑप्शन है, K गुना हो जाएगी, या 1/K गुना हो जाएगी, या फिर नियत रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें 2 तरह से देखना है। या फिर तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांस्टेंट चार्ज पर, आवेश नियत रहेगा, या फिर हमसे पूछा जा सकता है कांस्टेंट पोटेंशियल पर, विभव नियत रहेगा। यहाँ पर जो सेल होगा वो कनेक्टेड है, यहाँ पे सेल क्या है, कनेक्टेड है इस कैपेसिटर से, और यहाँ पे जो सेल है वो डिसकनेक्टेड है, यहाँ पे सेल डिसकनेक्टेड है, सेल जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अब देखो क्या होता है, अगर सेल कनेक्टेड नहीं होता है तो चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, बाद में जो चार्ज होगा वो इनिशियल चार्ज के बराबर होगा। ये Q0 जो नॉट मैंने दिखाया है वो इनिशियल चार्ज, प्रारंभिक आवेश, तो Q इक्वल टू Q0 होता है। और यहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, जो बाद वाला पोटेंशियल है, बाद वाला विभव है, वो पहले वाले विभव के समान रहता है। क्लियर? तो हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर तो हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कांस्टेंट चार्ज है या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल है। अब देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर कांस्टेंट चार्ज है तो क्या चेंजेस होंगे, चार्ज तो सेम रहेगा। क्लियर? इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अगर ई नॉट है तो ई नॉट वाई की हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगी के टाइम्स। अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जिसका कांस्टेंट के है किसी भी संधारित्र में रखते हैं तो उसकी जो धारिता है वो के गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर भी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा। मतलब या फिर तो कांस्टेंट पोटेंशियल हो या कांस्टेंट चार्ज हो, हमें कुछ नहीं लेना देना है, उसकी धारिता तो के टाइम्स बढ़ती ही है। जितना भी उसका कैपेसिटेंस जो कांस्टेंट है उतने गुना उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इस केस में पोटेंशियल भी कम हो जाता है, और इस केस में एनर्जी की बात करें तो एनर्जी 1/k टाइम्स हो जाती है। ठीक है, इनिशियल का कितना हो गया है, 1/k टाइम्स हो गया है, तो ई नॉट बाई के हो गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई नॉट सेम रहेगा, इक्वल टू ई नॉट, वी नॉट भी सेम रहेगा, चार्ज जो हो जाएगा वो के टाइम्स हो जाएगा, धारिता जो हो जाएगी वो के टाइम्स हो जाएगी, और एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है, इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर है कि अगर हम कांस्टेंट चार्ज पे कर रहे हैं या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल पे कर रहे हैं, समान विभव पे कर रहे हैं या फिर समान आवेश पे कर रहे हैं। समान आवेश पे करेंगे, रखेंगे इसको डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ई नॉट बाई के हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम लोग सही से इसका आंसर दे सकते हो। हमसे ये वाला केस पूछा गया है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल पे के टाइम्स इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, A thin metallic plate is inserted between plates of capacitor, its capacitance, then its capacitance। ठीक है, संधारित्र की प्लेट के बीच एक पतली धातु की पट्टी को रखा जाता है, तो संधारित्र की धारिता के बारे में बताना है। अब देखो ये एक संधारित्र है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसकी दो प्लेट हैं, यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है, जो चौड़ाई है वो है डी, संधारित्र की चौड़ाई कितनी है, डी, और हमने टी थिकनेस की एक पट्टी को रखा है। अगर ये मेटल की पट्टी है, धातु की है, तो धातु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है, तो के कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इसकी धारिता घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन है। तो देखो अगर हम किसी भी कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर कोई भी टी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सी इक्वल टू सी नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा, सी इक्वल टू सी नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, के की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फानाइट। के की वैल्यू कितनी है, इन्फानाइट है, तो टी वाई इन्फानाइट कितना हो जाएगा, टी वाई इन्फानाइट बहुत बड़ी वैल्यू है नीचे, तो ये जीरो हो जाएगा, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सी नॉट बाई डी माइनस टी। अब ये बताओ पहले कितनी थी, पहले सी नॉट डी माइनस टी हो गई है, अब तो क्या हो गया है, डी में से कुछ कम हो गया है टी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो नीचे वाला जो वैल्यू है वो कम हो गया है, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ गई है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी भी कंडक्टर को रखेंगे, कंडक्टर की एक छोटी सी पतली सी प्लेट को रखेंगे इस संधारित्र के बीच में, इसकी प्लेट के बीच में, तो क्या हो जाएगा, इसकी धारिता बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, और अगर ये इसे पूरा घेर देंगे, अगर इसे घेर देंगे तो कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्लियर, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इसमें हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो हमने करने की कोशिश की है। आप लोग वीडियो को जरूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा है। ठीक है,
तो इसमें इतना ही है, अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।